दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी आखिरी चरण में होगी, चूंकि परीक्षा की तिथि बहुत नज़दीक है। बहुत से विषय ऐसे थे जिसका मैराथन मैं अभी तक नहीं दे पाया था, तो वो सारे मैराथन लेकर मैं उपस्थित हूँ और क्रमशः आपको बहुत जल्दी सारे मैराथन मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, देखिए अभी मैं आईसीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। इसके बाद आपको भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद भारतीय इतिहास और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको मिलेगी, ठीक है ना? और एक बहुत बड़ी डिमांड थी आपकी करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की एक पूरी वीडियो पूरा कवर करते हुए आपको मिलने वाली है। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो वन लाइनर होंगे, तेजी से हम दोहरा लेंगे, ठीक है ना? अब एक और डिमांड थी आपकी और वह थी कि यूजीसी के बारे में आपको कुछ जानना था, ठीक है? तो उससे संबंधित भी एक महत्वपूर्ण वीडियो हम तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी वह भी आप तक डिलीवर हो जाएगी। आप पढ़ते रहिए और एक चीज़ की रिक्वेस्ट आपसे है कि जितनी वीडियो मैंने पहले डाली है, जिसके बारे में मैंने हर चीज़, हर प्रश्न में पूरी व्याख्या दी है, उस वीडियो को पक्का देखिएगा, ठीक है? जब आपको यहाँ से कोई नई वीडियो नहीं मिल रही है, तो वो सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ वो मैंने बिल्कुल टारगेटेड पढ़ाया है और आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी परीक्षा के हिसाब से पूरा व्याख्यात्मक पढ़ाया है, ठीक है? जहाँ तक मैराथन की बात है, तो मैराथन सभी आपको मिल जाएगी, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और उसमें हम कोई व्याख्या नहीं देंगे, ठीक है ना? क्योंकि व्याख्या में समय लगता है और आपके पास समय नहीं है, आप उबने लगते हैं, ठीक है? तो अभी सीधे प्रश्नों पे चलते हैं और प्रश्नों के बारे में देखते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर मैं उपस्थित हूँ और बाकी मैंने बताया कि सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? अब चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आईसीटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म भी पूछे जाएंगे, तो जो संक्षिप्तियां हैं, संक्षिप्ताक्षर हैं, उनको देख लेते हैं और यहाँ से 1-2 प्रश्न आने की उम्मीद रहती है, ठीक है? तो चलिए तेजी से दोहराएंगे, चूंकि आप जानते हैं कि यह मैराथन क्लास है और जल्दी से इसे खत्म होना है, ठीक है ना? व्याख्या के लिए मैंने बताया कि जितनी वीडियो हमने डाली है, हर सेक्शन की डाली है, वहां मैंने बहुत बेहतरीन व्याख्या की है और वो सभी चीजें आपके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है? चलिए आज की शुरुआत करते हैं। देखिए एक वर्ड है एल्गोल, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है? एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ठीक है? पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एल्गोल का एल्गोरिदमिक लैंग्वेज है। फिर एएलयू आप जानते होंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर देख लेते हैं बीसीडी। बीसीडी का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है? याद रखेंगे। बीआईओएस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जितने हम मार्क करते जाएंगे उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो बीआईओएस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। फिर सीएडी की तरफ आते हैं। सीएडी का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है? अब फिर सीडैक देखते हैं। सीडैक का मतलब क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आप जानते हैं कि सीडैक ने जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत में बहुत योगदान दिया है, ठीक है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म है। अब आ जाते हैं सी डॉट पे। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट का फुल फॉर्म है। अब देखिए ये है क्लॉस। क्लास का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और क्लास का मतलब है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोबोल। कोबोल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर देखते हैं सीपीयू। सीपीयू आप जानते हैं, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये, ठीक है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है, बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है? फिर देखते हैं डीओएस। डीओएस डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डीओएस, ठीक है? याद रखेंगे। डीपीआई, देखिए जो वर्ड की लंबाई नापी जाती है कंप्यूटर में, डॉट्स पर इंच कहते हैं डीपीआई को। क्या कहते हैं? डॉट्स पर इंच कहते हैं, याद रखेंगे। फिर डीटीपी आ जाता है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है? डीटीपी का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ठीक है? फिर ईई प्रोम है। ईई प्रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा, मेमोरी का क्वेश्चन है ये। ई प्रोम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, ठीक है ना? अब एनईए के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था यह, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है? एनईए का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना? अगला देख लेते हैं। अगला है अर्नेट। अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्नेट का मतलब है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ठीक है? अब फोर्ट्रान के बारे में जान लेते हैं। ये लैंग्वेज है, भाषा है। तो फोर्ट्रान है फार्मूला ट्रांसलेशन, बहुत पूछा गया है। फोर्ट्रान का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है? एफटीपी क्या है? एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह भी बहुत पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी होता है। अब बताइए जीआईएस। जीआईएस के बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जीआईएस, ठीक है? जियोग्राफिकल
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। फिर जीपीएस तो आप जानते ही होंगे, दिन रात यूज करते हैं, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जीपीएस, ठीक है। अब आ जाते हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। याद रखिएगा एचटीएमएल, जीपीएस, जीआईएस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आईबीएम के बारे में जान लेते हैं। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। आईसी, कंप्यूटर में आईसी चिप लगी होती है। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ठीक है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आईपी एड्रेस होता है, आप जानते हैं आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखेंगे कंप्यूटरों की पहचान के लिए यही मुख्य एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखते हैं आईएसडीएन। आईएसडीएन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हमने इंपॉर्टेंट शब्दों को ही चुना है, इसलिए उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। आईएसडीएन का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना। अब आईएसओ देख लेते हैं। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी, ठीक है। अब जेपीईजी के बारे में जानते हैं। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है जेपीईजी। फिर केआईपीएस के बारे में, किप्स के बारे में जान लेते हैं। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं लेजर। लेजर के बारे में आप जानते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है लेजर का फुल फॉर्म, ठीक है। एलसीडी आप जानते हैं, एलसीडी डिस्प्ले आप देखते भी हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं एलसीडी को, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब एलईडी जान लेते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं एलईडी, ये सब तो आप जानते होंगे। एलएसडी के बारे में जानते हैं। एलएसडी क्या होता है? तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है। एलएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है। फिर एलएसआई जानते हैं। एलएसआई क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है एलएसआई, ठीक है। मॉडेम के बारे में आप जानते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट रूप है मॉडेम, ठीक है। एमओपीएस क्या होता है? एमओपीएस होता है मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, याद रखेंगे। एमओपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड होता है, ठीक है। निकनेट के बारे में जानते हैं। निकनेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क होता है निकनेट, ठीक है। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, आप जानते हैं ओसीआर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। अब ओएमआर, जिसपे आप परीक्षा दे के आएंगे, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओएमआर ही तो भरना होता है आपको, तो ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है ना। ओएस का मतलब क्या होता है? अगर शार्ट में कहीं ओएस लिखा मिल जाए तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। पीसी का मतलब आप जानते हैं, रोज यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं पीसी को। पीडीए का मतलब क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है पीडीए का मतलब, ठीक है ना। अब पीडीएफ का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा क्योंकि हम लोग रोज पीडीएफ बनाते हैं और पीडीएफ का फुल फॉर्म आना चाहिए। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक होता है प्रोलॉग का फुल फॉर्म, ठीक है। रैम, रैम आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, इंपॉर्टेंट है। और एक यह इंपॉर्टेंट है, यूएलएसआई क्या होता है? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो एक एलएसआई था और एक यूएलएसआई है, ठीक है ना, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है। यूनिवैक के बारे में जान लेते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है ना। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, याद रखेंगे। यूपीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसे याद रखिएगा, यह स्पेलिंग भी याद रखिएगा, यह कभी कभी इसमें डिस्टर्ब कर देता है स्पेलिंग में, ठीक है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही वर्ड आना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में यही वर्ड मिलाइएगा, क्योंकि वह इससे जुड़ा हुआ कई प्रश्न कई मतलब ऑप्शन देता है, तो आपको यही मानना है, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल, ठीक है। फिर यूएसबी के बारे में जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियस बस होता है, ठीक है, यह भी पूछा जाता है। वीडियो के बारे में जान लेते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है वीडियो, ठीक है ना। वायरस आप जानते हैं, कंप्यूटर में बहुत से वायरस आते हैं, तो आखिर वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है विटाल रिसोर्सेज अंडर साइज, ठीक है। वायरस का मतलब क्या होता है? विटाल रिसोर्सेज अंडर साइज होता है, ठीक है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। और वैन, डब्ल्यूएन, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। देखिए वाई मैक्स है, यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटीरियोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस, ठीक है।
इंटेरोपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस, इसको ऐसे रट लीजिएगा वाईमैक्स, ठीक है ना। फिर WLL देख लेते हैं। WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप, ठीक है ना। वार्म, WRM, ठीक है, यह आजकल बहुत पूछा जाता है। राइट वंस रीड मेनी, ठीक है ना। वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म थे जिनका फुल फॉर्म हमने आपको बताया, ठीक है। इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जितना हमने मार्क किया है उसको विशेष कर पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको जो बेहतर लगे, आपको जिस पे संदेह हो कि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ICT से संबंधित, उन पे चलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि कंप्यूटर का साक्षरता में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, तो इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इतने वैचारिक हैं कि आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हमने कराने का प्रयास नहीं किया, उसमें 1-2 प्रश्न 4 प्रश्न शामिल किए हैं। बाकी चीजें आप जानते हैं कि जब भी कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित कोई भी प्रश्न आए कि शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या जरूरत है, ICT की क्या जरूरत है, तो जितनी पॉजिटिव चीजें होंगी उसी को आप प्लस मारते हुए चले जाइएगा, ठीक है। जब दुष्परिणाम के बारे में पूछेगा तो आप उसकी निगेटिव चीजें आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप सभी लोग समझदार हैं। अब चलते हैं आज के जो कंप्यूटर के प्रश्न है महत्वपूर्ण, उन पे चलते हैं, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न हमारा है वह है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर के दिन जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई वो कब हुई? तो वह हुई वर्ष 2001 में, ठीक है। 2001 में इसको मनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि इसी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी वह भारत में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई वह भारत में हुई थी। और भारत में किसने किया था सबसे पहले? तो 2001 में NIIT, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIIT की 20वीं स्थापना दिवस था। चौथा था 20वां स्थापना दिवस था। और यह इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आज के 20 वर्ष पहले, मतलब 2001 के 20 वर्ष पहले NIIT की स्थापना हुई थी। तो 1981 में NIIT की स्थापना हुई थी और 2001 में इसका 20वां स्थापना दिवस था। और इसी समय भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई, NIIT द्वारा इसका आयोजन किया गया। और सबसे पहले मजेदार बात आप समझेंगे, सबसे पहले यह दिवस कहाँ मनाया गया? तो भारत की संसद में, ठीक है ना, भारत की संसद में सांसदों को, ठीक है, सांसदों को सबसे पहले कंप्यूटर की शिक्षा दी गई, ठीक है ना, सबसे पहले कंप्यूटर की जानकारी दी गई या शिक्षा दी गई, ठीक है। और यह कब दिया गया? यह 2001 में दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अब श्री लगाने की जरूरत नहीं है, आप इनको कह सकते हैं भारत रत्न, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इन्हीं के समक्ष जो है संसद में सबसे पहले सांसदों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी गई, कंप्यूटर शिक्षा के बारे में उन्हें बताया गया, उनको समझाया गया। और यहीं से भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस दिवस का जो जन्मदाता है वह भारत है और NIIT संस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले भारत की संसद में सांसदों को कंप्यूटर की शिक्षा दी गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तो देखिए बी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे है सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? आप जानते हैं सूचना राजपथ की संख्या किसे दी जाती है? तो इंटरनेट को दिया जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आज का हमारा है, डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा प्रोसेसिंग क्या है? तो ऑप्शन ए है डाटा का संग्रहण, ऑप्शन बी है डाटा का भंडारण, ऑप्शन सी है सूचना का विश्लेषण और ऑप्शन डी है डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण। तो जो डाटा होता है उसका उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण, या जो डाटा आपको मिला है उसको अपने लिए उपयोगी बनाना, यही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बताए हैं, तो यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, उच्चतर शिक्षा में ICT के उपयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अब बताइए हायर एजुकेशन में ICT का जो उपयोग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। तीसरा है शिक्षा को अधिक अभिगम बनाना, ठीक है ना, तो यह भी सही है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? उपर्युक्त सभी सही है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में जो ICT का उपयोग है उसके यही उद्देश्य है कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार हुआ। आप जानते हैं कि ऑनलाइन आप हमें पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है कि कौन कहाँ से देख रहा है, लेकिन इस तरह से शिक्षा का विस्तार हुआ है। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी भी बढ़ी है और शिक्षा को अधिक अभिगम भी बनाया जा सका, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप, अभी हमने बताया था IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ठीक है ना। IC का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड
सर्किट होती है, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो आईसी चिप किसकी बनी होती है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि यह सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है, आप सबको पता है, बस हम चीजों को दोहराना चाहते हैं और फिर से पुनः याद में, ध्यान में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा जो छठवां प्रश्न है वह है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर है तो इसमें किसका प्रयोग होता है, तो डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, किसी का नहीं, या दोनों का। तो बताइए जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस बार याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा सातवां प्रश्न है वह है कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। जो बाइनरी सिस्टम, आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो बाइनरी डिजिट होती है वो एक जीरो होती है और दूसरी एक होती है। अब इस बाइनरी सिस्टम का जो प्रयोग करने वाला कंप्यूटर है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से अपने आंसर हमें बताएं। तो देखिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो पिछला प्रश्न हमने आपको बताया कि आईसी चिप के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया है कि आईसी चिप के बारे में। आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ साथ इसमें अगर आपको कभी ऑप्शन में आ जाए जर्मेनियम, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको इसे बताया कि सिलिकॉन की जगह कभी कभी जर्मेनियम दे देता है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है, ठीक है ना। तो यह अर्धचालक पदार्थ होता है और जिसपे आईसी चिप बनी होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा कि आईसी चिप का जो सबसे पहले निर्माण है वह किसने किया था, यह कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। तो आईसी चिप का निर्माण सबसे पहले 1958 में किसने किया था, जेएस किल्बी ने किया था, और यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। किसने किया था, जेएस किल्बी महोदय ने किया था, और यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोबारा इसको बताया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए बाइनरी सिस्टम हमने आपको बता दिया, डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग करता है। अब आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अब आपको बताना है यहाँ सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए कंप्यूटर बेसिक टेस्ट के लिए, ऑप्शन बी है सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग के लिए, ऑप्शन सी है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि सीबीटी का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए सीबीटी का मतलब जान गए आप, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है। अब आ जाते हैं आज के नवे प्रश्न की तरफ। देखिए आज का नवा प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक आपको बताना है। और आप जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। पहले तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने आपको बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यह सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए सीपीयू के घटक के बारे में पूछा है कि इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो देखिए सीपीयू में एक प्राइमरी मेमोरी होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर के इसका निर्माण होता है सीपीयू का। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी उसका घटक है, कंट्रोल यूनिट उसका घटक है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यानी उपर्युक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। और आप जानते हैं कि यहाँ से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो देखिए जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, आप जानते हैं। प्रकाशी पेन या लाइट पेन जिसे कहते हैं, यह भी इनपुट डिवाइस है। माइकर, माइकर आप जानते हैं ना, माइकर कौन सा होता है, जो आप देखे होंगे कि उस पे जो है, जो चेक होता है, चेक पे आप देखे होंगे ना, ऐसे टेढ़ी आड़ी तिरछी ऐसी रेखा लिखी होती है, एक हो गया, फिर दो के बाद ऐसे लिखा होता है, फिर ऐसे तीन लिखा होता है। मतलब माइकर का जो वो होता है, उसका माइकर का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले तो आप माइकर का फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक है। तो माइकर, माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग, ठीक है। यह माइकर का फुल फॉर्म होता है, आप जानते हैं चेक वगैरह पे जो आड़ा तिरछा लिखा होता है, ठीक है। तो यह मैग्नेटिक इंक होती है, चुंबकीय स्याही होती है, और इस पे आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाता है, जो माइकर दर्ज होता है, ठीक है ना। तो यह भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन और माइकर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। देखिए
अगला है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी कहते हैं इसे। और आप जानते हैं कि जब आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब सामान के लिए आप पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ एक मशीन के द्वारा जो है वह आपके उस पर जो लेबल लगा होता है उसमें किसी चीज़ को रीड करता है और उसके द्वारा उसका प्राइस तय किया जाता है, वो कंप्यूटर में छप जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होता है वह बार कोड होता है। ठीक है ना, इसी के द्वारा बार कोड के द्वारा इसे रीड किया जाता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, क्योंकि रोजाना का आपका जब भी आप सामान लेने जाते हैं तो इसे पाला पड़ता है आपका, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बार कोड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, CTRL, ALT और डेल ये बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? तो देखिए ये कंट्रोल यूनिट ALT और कंट्रोल ALT और डिलीट बटन का एक साथ जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है? तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए CTRL, ALT और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है कि इनमें से केवल इनपुट डिवाइस किस में है। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं, माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस क्या है? इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, यह भी नहीं है। ठीक है, जबकि माउस इनपुट है और मॉनिटर देखिए आउटपुट डिवाइस है, यह भी नहीं है। तो माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है, तो डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। इसमें केवल इनपुट डिवाइस है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है कि पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव के बारे में आपको बताना है। आखिर पेन ड्राइव क्या है? तो देखिए पेन ड्राइव है, देखिए ऑप्शन ए है कंप्यूटर में लिखने का तरीका, ऑप्शन बी है चित्र बनाने की युक्ति, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पेन ड्राइव को जो है फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यह जो है यह पेन के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। आप जानते हैं कि वर्तमान में यह बहुत प्रचलन में भी है। इसे लगाओ और खेलो यानी प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और यह जो है एक अस्थायी प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह कौन सी मेमोरी है? द्वितीयक मेमोरी है, और द्वितीयक के साथ साथ क्या है? यह अस्थायी है। ठीक है ना, इसको चाहें तो आप कंप्यूटर से अलग कर देंगे तब भी इसमें चीजें सेव रहती हैं। ठीक है ना, तो द्वितीयक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है पेन ड्राइव, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो 15वां प्रश्न है वह है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं? तो ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है मीटर और ऑप्शन डी है मिलीमीटर। तो बताइए कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? तो आप जानते हैं बिट से मापते हैं। ठीक है, बिट से कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो शब्द की लंबाई होती है वह 8 से 64 बिट तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 8 से 64 बिट तक होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बिट कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? बिट से मापते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है वह है कि कंप्यूटर की बिल्ट इन मतलब उसके निर्माण के समय जो मेमोरी होती है वह कौन सी होती है? कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है प्रोम और ऑप्शन डी है ई प्रोम। तो बताइए कि कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है? जल्दी बताइए। तो देखिए कंप्यूटर की जो बिल्ट इन मेमोरी होती है वह होती है रोम। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। और रोम को आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है रोम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो रोम है इसमें सूचनाओं को कभी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, कंप्यूटर सप्लाई बंद हो जाने पर भी सूचनाएं इसमें बनी रहती हैं। और आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड होता है जिसपे सारी ट्रांसपॉन्डर लगे रहते हैं, सारी चीजें लगी रहते हैं। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रोम का जो प्रयोग है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में किया जाता है और इसे बिल्ट इन मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है, यूपीएस का कार्य क्या है? देखिए यूपीएस का कार्य क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है ना, हमने आपको अभी बताया था। ठीक है, आप वहां देख लीजिएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। तो आप बताइए कि यूपीएस का कार्य क्या है? अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से जान जाएंगे। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, ऑप्शन सी है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूपीएस का जो कार्य है वह है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनकट, एकदम ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है?
किसे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो ऑप्शन ए है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ऑप्शन बी है सरकारी सॉफ्टवेयर को, ऑप्शन सी है पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो बताइए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध जो सॉफ्टवेयर होता है उसे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 19वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है MS DOS, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है लाइनक्स और ऑप्शन डी है अकाउंटिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए आप जानते हैं कि MS DOS, विंडोज और लाइनक्स, ठीक है, ये सभी क्या है, यह सभी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। जबकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, डी ऑप्शन सही है। अकाउंटिंग है एक व्यावसायिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है वह है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो देखिए आप जानते हैं कि बग कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब इसको जब सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीबगिंग, ठीक है ना। इसे सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देखिए 21वां प्रश्न है। अब देखिए वही है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त जो प्रोग्राम है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैच, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैच, पैचिंग करना कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर के सभी भाग, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर के सभी भाग उचित रूप में कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में लगे हैं, यह किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं बूटिंग, ठीक है। बूटिंग के द्वारा यह चेक कर लिया जाता है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं और एक सिस्टम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है वह है कि असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का क्या कार्य है आपको यह बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना और ऑप्शन डी है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो आपको बताना है कि इसमें से असेंबलर का कार्य क्या है, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें बताएं। अब एक चीज आप जानते हैं कि जो असेंबलर है यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है ना। इस बात को तो आप जानते हैं, असेंबलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और यह निम्न स्तरीय जो असेंबली भाषा होती है उसे मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है कौन? असेंबलर। निम्न स्तरीय होती है असेंबली भाषा और उसे उच्च स्तरीय मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, 24वां प्रश्न है, लोगो, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए कि लोगो भाषा का जो प्रयोग है यह कहाँ किया जाता है? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करिए। ऑप्शन भी देख लीजिए, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, व्यवसाय में और सरल भाषा लिखने में। तो बताइए लोगो का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है? तो लोगो का यूज किया जाता है बच्चों की शिक्षा में, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोगो का यूज कहाँ किया जाता है? बच्चों की शिक्षा में इसका यूज किया जाता है। कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स, बच्चे क्या करते हैं? रेखा चित्र बनाते हैं इससे और ग्राफिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिखाने के लिए बच्चों को यह लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है बेसिक, बेसिक भाषा का जो प्रयोग है वह कब किया जाता है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है बच्चों की शिक्षा में, ऑप्शन बी है सरल भाषा को सिखाने में, ऑप्शन सी है व्यवसाय में और ऑप्शन डी है गणित में। तो बताइए कि बेसिक भाषा का जो प्रयोग है वह कब किया जाता है? तो सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह एक लोकप्रिय और सरल भाषा है, इसका प्रयोग मुख्यतः जो सरल भाषा है उसे सिखाने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे जो है अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? नींव का पत्थर कहा जाता है किसको? बेसिक को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और जान लीजिए कि बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए बेसिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स, इसको बता दूं क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। बिगिनर्स ऑल पर्पस, यस है, ऑल पर्पस, ठीक है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। सिंबॉलिक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है।
इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक का फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ठीक है ना। और सबसे पहले जो इसका विकास है, इस भाषा का जो विकास है वह 1964 में हुआ था, ठीक है। तो 1964 में इसका विकास किसने किया था, तो प्रोफेसर जॉन केमेनी ने किया था। किसने, प्रोफेसर जॉन केमेनी ने इसका विकास किया था, ठीक है। केमेनी तथा थॉमस कु तय के ऊपर रह और जो भी आप इसे पढ़ लीजिए, कुर्जे ने किया था, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन है, तो बेसिक है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा, व्यवहार में लाई जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, ठीक है, लाई जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा, तो वह कौन थी, वह यही थी, बेसिक, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जो है इसके बारे में डिटेल से बताया। देखिए इसका जो प्रयोग है ना, इसका प्रयोग गणितीय और व्यवसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगर आपसे यह कोई प्रश्न पूछे कि कौन सी भाषा ऐसी है कि जिसका गणितीय व व्यवसायिक दोनों में इसका यूज किया जा सकता है, तो वह है बेसिक, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नींव का पत्थर कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 26वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। आपको बताना है इनमें से कौन एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी है डीएसएल, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है यूएसबी। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए इसमें छोटा सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा है, लैन है, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। लैन को किस नाम से जानते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। लैन को जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से, ठीक है। यह जो है इसका फुल फॉर्म है लैन का। और लैन की जो पूरी दूरी होती है वो कितनी होती है, यह एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र, मतलब 1 से 10 किलोमीटर के बीच में इसका जो रेंज होता है नेटवर्क का वो रहता है लैन का, ठीक है ना। अगर आपसे दूसरा पूछे कि इससे बड़ा कौन सा होता है, तो वो होता है मैन। लैन से बड़ा कौन सा होता है, इसका नेटवर्क होता है मैन का। और मैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, यह होता है मैन का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका जो पूरी एरिया है वो कितनी है, वह 100 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, इसका जो नेटवर्क होता है। और इसके बाद कौन सा आता है, वैन आता है, जिसका सबसे ज्यादा मतलब दूरी तक विस्तार होता है, उसे कहते हैं वैन, ठीक है। तो वैन को क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में कौन सा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैला हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैन या वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। बस इतना ही जानना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान दे दीजिए कि अगर आपसे यह पूछा गया है कि छोटा सिंगल साइट नेटवर्क कौन सा है, तो यह लैन है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 27वां प्रश्न है। देखिए वाईमैक्स के बारे में आपको बताना है कि आखिर वाईमैक्स है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर का एक प्रकार है। देखिए इसका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूं। तो वाईमैक्स क्या है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। दूसरा है भट्टारक की एक तकनीक है। तीसरा है विशाल संचार नेटवर्क है। और चौथा है माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार माध्यम है। तो वाईमैक्स क्या है, तो यह है माइक्रोवेव द्वारा स्थापित एक बेतार संचार का माध्यम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप जान गए कि यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाईमैक्स को, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, यह प्रश्न पिछली बार हायर एजुकेशन में पूछा भी गया था और मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया भी है, ठीक है। जो 2014 से लेकर 21 तक की जो हमने वो डाली है मैराथन वीडियो, उसमें देख लीजिएगा, मैंने एक एक प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम किया है, ठीक है। तो वहां से जाके इन चीजों को देख लीजिएगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, आर टॉमलिंसन को माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि @ का इस्तेमाल करना किसने शुरू किया ईमेल में, तो आर टॉमलिंसन ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। देखिए आज का 29वां प्रश्न है कि फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है, यह प्रश्न आपसे एक बार हम पूछ चुके हैं, दोबारा पूछ लेते हैं। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता है सबीर भाटिया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो पहला फ्री ईमेल सेवा था इसे और किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था हॉटमेल के नाम से, ठीक है ना। जो पहला फ्री ईमेल सेवा था इसे हॉटमेल के नाम से जाना जाता था, यह भी याद रखिएगा। और इसके जन्मदाता जो है वो कौन है, वह है सबीर भाटिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है
कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, एक्सेस करते हैं, तो जो पहला पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो पहला पेज होता है उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेन पेज या फर्स्ट पेज मार के चले जाते हैं, लेकिन कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 31वां प्रश्न है वह है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स कौन होते हैं? तो देखिए, क्रैकर्स को जाना जाता है ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? जो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में जो क्रैकर्स होते हैं उन्हें ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा, यह जो नाम पड़ा है ना, यह आप देखे हैं जो पुरानी फिल्में होती थी, तो उसमें जो डॉन टाइप के लोग होते हैं, वो जो गलत काम करते थे, वो क्या करते थे? वो ब्लैक हैट लगाते थे। ठीक है ना? आप देखे होंगे अमरीश पुरी या कई को ब्लैक हैट लगाए हुए। ठीक है? तो वो ब्लैक हैट लगाए रहते थे, वो गलत कार्य करते थे। और जो हीरो होता था, हीरो क्या करता था? हीरो की जो हैट या टोपी होती थी वो कैसी होती थी? वो व्हाइट होती थी। ठीक है ना? तो साइबर वर्ल्ड में जो नाम लिया गया वो यहाँ से लिया गया, ब्लैक हैट हैकर्स। हैकर्स आप जानते हैं कि जो अनधिकृत रूप से आपके कंप्यूटरों में प्रवेश कर जाए और आपकी जानकारी को बिना आपकी अनुमति से वह यूज कर ले, निकाल ले। ठीक है? तो उसे हैकर्स कहते हैं। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, अब देखिए हैकर्स के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, मैं आपको यही बता देता हूँ, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हैकर्स कुल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? हैकर्स की जो श्रेणी होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो श्रेणी होती है वह होती है व्हाइट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में जान लेते हैं। ये कौन से हैकर्स होते हैं? ठीक है? अब हमने आपको बता दिया, एक आपके दिमाग में पिक्चर बन गया कि जो हीरो होता था वो हमेशा अच्छे ही काम करता था और सफेद टोपी लगाता था या हैट लगाता था, और जो विलेन होता था हमेशा उसे ब्लैक टोपी में दिखाया जाता था। कोई भी फिल्म आप पुरानी देखेंगे उसमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है? वहीं से ये वर्ड लिया गया है। अब देखिए, व्हाइट हैट हैकर्स कौन से हैकर्स होते थे? एक चीज जानिए कि इन्हें एथिकल हैकर्स कहा जाता था। ठीक है? कौन सा हैकर्स? एथिकल हैकर्स, जो अच्छे काम करते थे। ठीक है ना? एथिकल हैकर्स कहते थे। ठीक है? अब इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह जो हैकिंग का कार्य करते थे उसका जो उद्देश्य होता था वो क्या होता है? इनके हैकिंग का जो उद्देश्य होता है वह अच्छे काम के लिए होता है। ठीक है? अच्छे काम व कानूनी काम के लिए होता है। ठीक है ना? तो अच्छे और कानूनी काम के लिए यह हैकिंग प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अब वो कैसे है? जैसे कंपनियों में सरकार या संगठनों के लिए उनकी सुरक्षा की जांच करते हैं, उनके सिस्टम की सुरक्षा, और कहीं अगर सिक्योरिटी खामी है तो उसे ढूंढते हैं, उसे ठीक करते हैं। और यह जो अगर कोई हैकिंग का काम कहीं से करते भी हैं तो वह जो है सरकार से अनुमति लेकर, ठीक है, अनुमति लेकर हैकिंग करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नैतिक हैकर कहते हैं या एथिकल मतलब हैकर्स कहते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं जो दूसरा प्रकार है हैकर्स का, वह है ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है? जिसके बारे में हमने पूछा है आपसे, ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है? तो यह कौन से हैकर्स होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, यह पूरी तरह से इनका जो उद्देश्य होता है वह गैर कानूनी होता है। ठीक है? आप जानते हैं कि जो विलेन होता है उसका काम क्या होता है? पूरी तरह से गैर कानूनी होता है, और जो इनका उद्देश्य होता है वह नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य होता है। ठीक है? तो इन्हें कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है ना? अब देखिए ये करते क्या है। ये पहली चीज, हैकर्स तो आपको हमने बताया कि बिना आपकी अनुमति के आपके कंप्यूटर में घुस जाएंगे और आपका डाटा चुरा लेंगे। तो यह क्या करेंगे? आपका डाटा चुराएंगे और आपके जो है सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी जानकारियां ले लेंगे, पैसे की धोखाधड़ी करेंगे। ठीक है ना? पैसे की धोखाधड़ी करेंगे, मालवेयर और तमाम प्रकार के जो वायरस हैं, रैमसमवेयर, ये सब चीजें यही फैलाते हैं। ठीक है ना? कौन करते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं यह काम। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरे प्रकार का जो एक हैकर्स होता है, इसे कहते हैं ग्रे हैकर्स। ठीक है ना? यह बीच का है, यह न तो बहुत अच्छा है और न ही बहुत बुरा है, इसका काम है बीच का। ठीक है? पूरी तरह अच्छा नहीं, पूरी तरह बुरा नहीं। यह बिना अनुमति के सिस्टम में घुस तो जाते हैं, मतलब हैकिंग का काम करते हैं, तो यह बिना अनुमति के सिस्टम में घुस जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप देखते हैं कुछ दिन में खबरें आती हैं कि किसी ने कहा कि गूगल की इतनी बड़ी गलती को फलाना ने खोज दिया, फलाने प्रकाश ने, फलाने चीज ने, फलाने व्यक्ति ने गूगल की इतनी बड़ी गलती को खोजा। नहीं तो अगर वहां कोई हैकर से सेंध लगा देता तो गूगल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एप्पल के सॉफ्टवेयर में ये सेंध लगा के, मतलब ये चीज खोजा, जो ये कमी थी, ये फलाना लड़के ने बताया, फिर गूगल ने उसे पुरस्कार दिया, एप्पल ने उसे पुरस्कार दिया। ये जो आपको खबरें आती हैं, ये वही ग्रे हैकर्स होते हैं। ठीक है? जो सर्च करते रहते हैं कि किसी कंपनी में, किसी की सुरक्षा की में कहाँ पे खामी है, और उस खामी को सर्च करके वो बताते हैं। ठीक है? तो यह जरूरी नहीं है कि जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वह हमेशा जो है
आपको नुकसान ही पहुंचाए, ठीक है। तो वह लाभ भी पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि अगर मन बदल जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्हें इथिकल हैकर नहीं कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि नैतिक हैकर्स किसे कहते हैं, तो व्हाइट हैट हैकर्स को नैतिक हैकर्स या इथिकल हैकर्स कहते हैं, जबकि ब्लैक हैट हैकर्स जो होता है वह गैर कानूनी कार्य करता है, और ग्रे हैकर्स जो होता है वह दोनों प्रकार के काम करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हैकर्स के बारे में आपको दोबारा कहीं सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में जो क्रैकर्स होते हैं उन्हें हम ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 32वां प्रश्न है वह है, इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देने वाली जो सेवा होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। फिर से प्रश्न को ध्यान से देखिए, इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देने वाली की जो सेवा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यूजनेट, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 33वां प्रश्न है वह, इंटरनेट में स्विच का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट में। ऑप्शन ए है टेलीफोन, ऑप्शन बी है पैकेट, ऑप्शन सी है परिपथ और ऑप्शन डी है टेलेक्स। तो बताइए कि इंटरनेट में स्विच का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है, तो पैकेट स्विच का प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है कि किस प्रकार सूचनाओं के छोटे छोटे बंडल बना करके इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, और जब निर्धारित स्थान पर वो पहुंच जाते हैं तो उस बंडल से सूचनाएं निकलती हैं और क्रम वाइज उसको जुड़ती चली जाती हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो जो हमारी आईसीटी की वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं, बहुत कायदे से मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 34वां प्रश्न है वह है कि ग्रुप वेयर क्या होता है। ग्रुप वेयर किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए है नेटवर्क, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है हार्डवेयर और ऑप्शन डी है फर्मवेयर। तो बताइए कि ग्रुप वेयर किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को ग्रुप वेयर कहते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ग्रुपवेयर जो होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक से अधिक उपयोग करता है, ठीक है ना, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रुपवेयर कहते हैं, और यह जो है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए, आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे मान लीजिए गूगल डॉक्स सीट है, ठीक है ना, गूगल डॉक्स सीट है, डॉक्यूमेंट सीट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक साथ कई लोग जो है अपना इसको फिलअप कर सकते हैं और इसको जो है शेयर कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ग्रुपवेयर होता है वह सॉफ्टवेयर होता है और जिस पर एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आज का 35वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का देखिए हमारा 35वां प्रश्न है वह है, नेटवर्किंग की भाषा में हैंड शेकिंग का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि नेटवर्किंग की भाषा में हैंड शेकिंग किसे कहते हैं, तो इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है ईमेल भेजने को कहते हैं, ऑप्शन बी है कंप्यूटरों को एक हब से जोड़ना हैंडशेकिंग कहलाता है, ऑप्शन सी है भिन्न कंप्यूटरों पर एक समान ऑपरेटिंग हैंडशेकिंग कहलाता है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि हैंडशेकिंग किसे कहते हैं, तो हैंडशेकिंग का मतलब होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसका कारण क्या है, देखिए हैंडशेकिंग जो नेटवर्किंग की भाषा में है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य संचार माध्यम द्वारा संचार आरंभ होने से पूर्व जो संचार के मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, यह ऑटोमेटेड होती है, इसे ही कहते हैं हैंडशेकिंग। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, ठीक है। अब हमारी लैंग्वेज में आइए, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है या आप स्वयं एक मोबाइल है, ठीक है ना, आप मोबाइल हैं और आप किसी के वाईफाई से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वाईफाई से जुड़ने के लिए क्या होगा, जब आप अपना वाईफाई ऑन करेंगे, आप वाईफाई से हेलो करेंगे कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, तो वाईफाई आपसे क्या पूछेगा कि आप हमको अपना पासवर्ड बताइए कि क्या आपके पास पासवर्ड है, तभी तो आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो हाँ, आप कहेंगे हमारे पास है, तो वो पूछेगा कि आप पासवर्ड बताइए, तो आप बताएंगे कि जो पासवर्ड है आपके पास वो कौन सा है, भिखारी, आजकल ऐसे पासवर्ड लोग लगाए रहते हैं, फनी पासवर्ड है, ठीक है, तो भिखारी पासवर्ड आपके पास है, ठीक है। तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, आप यह पासवर्ड अपनी मोबाइल में डालिए। लेकिन आप हमसे कैसे जुड़ पाएंगे, आपकी जो स्पीड है मोबाइल की या कंप्यूटर की, वह स्पीड डाटा लेने और देने की कितनी है, तो आप बताएंगे कि जो 100 MBPS हमारी स्पीड है और मैं 100 MBPS के हिसाब से डाटा ले और दे सकता हूं, ठीक है। तो वो कहेगा हाँ तब तो बिल्कुल ठीक है, हमारी भी क्षमता यही है और आप जुड़ जाइए। तो फिर जैसे ही आप भिखारी पासवर्ड डालेंगे और तुरंत वाईफाई से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे ही कहते हैं हैंडशेकिंग, ठीक है ना। जो वाईफाई की शर्तें हैं उन शर्तों के हिसाब से आप तैयार हैं, आपके पास भी वही चीजें उपलब्ध हैं जो वाईफाई की डिमांड है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हैंडशेकिंग, ठीक है, सामान्य सी भाषा में बस इतना जानिए, ठीक है। तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 36वां प्रश्न है वह है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए है नेटवर्कों का एक समूह, ऑप्शन बी है अपने ग्राहक को डिजिटली जानना, ऑप्शन सी है एक विशेष
अंकीय पता और ऑप्शन डी है दो कंप्यूटरों के मध्य एक डायनेमिक लिंक। तो बताइए कि आईपी एड्रेस इसे क्या कहते हैं, कौन सा होता है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और आईपी एड्रेस क्या होता है वास्तव में, एक विशेष अंकीय पता होता है। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। आईपी एड्रेस का मतलब क्या हुआ, यह एक विशेष अंकीय पता होता है और हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आईसीटी की तमाम वीडियो पड़ी है, उसमें जाके सर्च करिए, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है। तो 36 का सी सही हो गया। अब अगला देखते हैं, आज का जो 37वां प्रश्न है हमारा, वीओआईपी का विस्तृत रूप क्या है। वीओआईपी का विस्तृत रूप आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वॉइस ऑन आईपी, ऑप्शन बी है वॉइस ओवर आईपी, ऑप्शन सी है पोर्ट ओवर आईपी और ऑप्शन डी है वेंडर ओवर आईपी। तो बताइए कि जो वीओआईपी है इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताएं। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वॉइस ओवर आईपी, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वॉइस ओवर आईपी जो है यह वीओआईपी का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो ऑप्शन ए है एसएमटीपी, ऑप्शन बी है एफटीपी, ऑप्शन सी है आईएमएपी और ऑप्शन डी है पीओपी। तो बताइए कि इनमें से कौन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए एफटीपी क्या होता है, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और यह ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है एफटीपी, आप जान गए। अब देखिए ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। तो देखिए संदेशों या ईमेल को भेजने के लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोटोकॉल है वह है एसएमटीपी। एसएमटीपी का प्रयोग किसमें किया जाता है, संदेशों को भेजने के लिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में मैं आपको बहुत रोचक चीज बताता हूँ। देखिए एसएमटीपी से ईमेल भेजा जाता है और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। यह एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका यूज मेल भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए दो और बचता है, एक आईएमएपी बचता है और एक पीओपी बचता है, ठीक है। यह दोनों क्या होता है, यह मेल प्राप्त करने के लिए होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है, यह इसका उपयोग किया जाता है मेल प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। ये दोनों अंतर समझ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से बता दिया है। एसएमटीपी मेल भेजने के लिए और आईएमएपी और पॉप इसका यूज होता है मेल को प्राप्त करने के लिए। अब पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, यह पॉप का मतलब होता है, ठीक है ना। और आईएमएपी क्या होता है, यह भी इसका भी यूज होता है मेल को प्राप्त करने के लिए। तो इसे कहते हैं इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल, ठीक है, ACCESS, ठीक है, एसएस प्रोटोकॉल, ठीक है। यह क्या होता है, अब देखिए आईएमएपी और पीओपी, इसे पीओपी 3 के नाम से भी कहीं कहीं जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसे ये जो है ये मेल को प्राप्त करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल। और मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसे आप एकदम रट लीजिएगा। अब इतनी आसानी से हमने बता दिया है, इससे बेहतर नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 39वां प्रश्न है वह है कि ईमेल के संबंध में आईएमएपी का क्या अर्थ है। अब देखिए अभी हमने ऊपर ही बताया कि ईमेल के संबंध में आईएमएपी का क्या मतलब है, वह है इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल होता है, यानी बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 40वां प्रश्न है वह है कि एसएमपीएस का विस्तृत रूप क्या है। आपको बताना है कि एसएमपीएस का विस्तृत रूप क्या है। तो ऑप्शन ए है स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है स्टोर मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी है स्विच मोड पावर सप्लाई और ऑप्शन डी है सिग्नल मोड पावर सप्लाई। तो बताइए कि एसएमपीएस का जो विस्तृत रूप है वह क्या है। अब देखिए एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वह है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 41वां प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन ए है मैकफी, ये मैक एफी है, दूसरा है एवीरा है, तीसरा है कास्पर स्काई है और चौथा है फायरफॉक्स। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप जानते हैं कि फायरफॉक्स क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, फायरफॉक्स जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 42वां प्रश्न है वह है कि प्रोग्राम में त्रुटियों को सुधारना क्या कहलाता है। देखिए इसके बारे में हमने बताया भी था कि प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसे कहते हैं बग,
ठीक है ना। और जो त्रुटियों को दूर करने का प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम में त्रुटियों को बग कहते हैं और उसे सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, डीबगिंग, त्रुटियों को सुधारना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 43वां प्रश्न है वह है कि गलत पहचान के द्वारा गोपनीय सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है। गलत पहचान के द्वारा गोपनीय सूचना प्राप्त करना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिशिंग, फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। गलत पहचान के द्वारा गोपनीय सूचना प्राप्त करना क्या कहता है, फिशिंग स्कैम या फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ एक बात समझने वाली है, नहीं तो आप लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए गलत पहचान के द्वारा गोपनीय सूचना प्राप्त करने तक का जो चरण होता है, सूचना प्राप्त करने तक का चरण, ठीक है, प्राप्त करने तक का चरण, ठीक है, यह जो चरण होता है इसे कहते हैं फिशिंग ट्रिप्स, ठीक है ना। अब देखिए जब सूचना मिल गई और सूचना मिलने के बाद जो उसे नुकसान पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फिशिंग स्कैम, ठीक है। तो इसे क्या है, यह सूचना मिलने के बाद नुकसान पहुंचाना या सूचना के आधार पर नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना। तो सूचना के मिलने के बाद या सूचना के आधार पर नुकसान पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फिशिंग स्कैम, ठीक है, नुकसान पहुंचाना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे फिशिंग स्कैम कहते हैं। तो फिशिंग ट्रिप्स और फिशिंग स्कैम में इतना अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिशिंग ट्रिप्स कहां तक होता है, सूचना प्राप्त करने तक का जो चरण होता है उसे फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं, और सूचना मिलने के बाद उसका नुकसान पहुंचाने का जो चरण होता है उसे फिशिंग स्कैम कहते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का जो 44वां प्रश्न है वह है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का जो पूर्ण रूप है वह क्या है। तो देखिए वह है इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है ना। इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। EULA का जो पूर्ण रूप है वह क्या है, इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। 45वां प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि प्रश्न है किसी लॉगिन नेम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि कहीं आप किसी भी एप्लीकेशन को शुरू करते हैं तो वो क्या कहता है, वो लॉगिन नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो किसी लॉगिन नेम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन कहते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। इस बात को याद रखिएगा, किसी लॉगिन नेम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं, और यह इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आप जानते भी होंगे, इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 46वां प्रश्न है वह है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसे SCSI कहते हैं, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, SCSI का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। इसका ये संबंध किससे है, यह किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए है स्टोरेज से, ऑप्शन बी है डाटा ट्रांसफर से, ऑप्शन सी है नेटवर्क से, और ऑप्शन डी है इमेजेस से। तो बताइए कि SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है डाटा ट्रांसफर से, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 47वां प्रश्न है। देखिए शिक्षा संस्थानों द्वारा सामान्यतया किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि शिक्षा संस्थानों द्वारा जो डोमेन का प्रयोग किया जाता है उसे .edu कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा संस्थानों द्वारा सामान्यतया किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है, तो .edu का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, एडुसेट, ठीक है, एडुसेट, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। देखिए एडुसेट को GSAT 3 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। एडुसेट को किस नाम से जानते हैं, GSAT 3 के नाम से भी जानते हैं, और यह भारत का शिक्षा के लिए समर्पित पहला उपग्रह था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत का शिक्षा के लिए समर्पित पहला उपग्रह था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर यह उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को, ठीक है, 20 सितंबर 2004 को यह लॉन्च किया गया था एडुसेट को, ठीक है। अब देखिए इसका जो उद्देश्य था, ये शिक्षा के क्षेत्र में सुदूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना और देश भर में शैक्षिक सामग्री का वितरण करना, जो इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए एडुसेट के माध्यम से भारत के हजारों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को डिजिटल शिक्षा और ई-लर्निंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एडुसेट भारत का शिक्षा को समर्पित पहला उपग्रह था, ठीक है, और इसे GSAT 3 के नाम से भी जानते हैं, और इसे लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए शिक्षा संस्थानों द्वारा किस डोमेन का यूज किया जाता है, तो .edu का यूज किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 48वां प्रश्न है वह है कि नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध है। आपको बताना है कि नेटवर्किंग में बैकबोन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए है इंटरनेट से, ऑप्शन बी है हार्डवेयर से, ऑप्शन सी है साइबर
क्राइम से और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर से। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए नेटवर्किंग में जो बैकबोन है उसका संबंध किससे है? इंटरनेट से है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए किस प्रकार इंटरनेट से है, मान लीजिए कि जो नेटवर्किंग है उसमें मान लीजिए कोई नेटवर्क है जो अन्य नेटवर्कों को, छोटे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और उसे सप्लाई प्रदान करता है। जैसे बैकबोन नेटवर्क जो होता है वह एक हाई स्पीड नेटवर्क होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी नेटवर्क से, बैकबोन नेटवर्क से कौन कौन से जुड़े रहते हैं? तो यह हाई स्पीड नेटवर्क होता है। और इसमें कौन जुड़े रहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क जुड़े रहते हैं इसी में, ठीक है। इसी में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसी में जुड़े रहते हैं, साथ ही इसी में WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क भी इसी में जुड़ा रहता है। तो सारे जो है नेटवर्क को यह अपने में जोड़ के सप्लाई प्रदान करता है, ठीक है ना। और यह मुख्य ट्रैफिक कैरियर का कार्य करता है। जो बैकबोन होता है क्या करता है? मुख्य ट्रैफिक कैरियर का कार्य करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एक हाई स्पीड नेटवर्क होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 49वां प्रश्न है वह है कि SEO पूर्ण रूप है। SEO किसका पूर्ण रूप है आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है सिस्टम इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चर्स इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्शन सी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए 49वां प्रश्न है कि SEO का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। SEO किसका पूर्ण रूप है? तो देखिए यह है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, सी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का पूर्ण रूप है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 50वां प्रश्न है वह है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने वाले नेटवर्क के संक्षिप्त संदेश को क्या कहते हैं? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जो संदेश जाता है, जो संक्षिप्त संदेश जाता है, उसे क्या कहते हैं आपको यह बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है रिंग, ऑप्शन बी है वर्ड, ऑप्शन सी है बाइट और ऑप्शन डी है टोकन। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने वाले संदेश को टोकन कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 51वां प्रश्न है वह है कि किसी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसके लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है BT स्ट्रीम का, ऑप्शन बी है इंटरनेट का, ऑप्शन सी है इंटरनेट का और ऑप्शन डी है एक्स्ट्रानेट का। तो बताइए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वह यूज किया जाता है इंटरनेट का, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क, आप इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है ना। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। और यह किसी संगठन, कंपनी या संस्था के भीतर सूचना और संसाधनों के आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भी इंटरनेट की ही तरह काम करता है, लेकिन इसका उपयोग क्या होता है? केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अधिकृत उपयोगकर्ता इसका यूज कर सकते हैं। है होता है इंटरनेट की तरह, लेकिन इसके जो यूजर होते हैं वह फिक्स होते हैं कि केवल वही कर सकते हैं। कैसे फिक्स होते हैं? क्योंकि इसमें पासवर्ड का यूज होता है, ठीक है ना। पासवर्ड का यूज होता है और जिसके पास पासवर्ड होता है यही मतलब इसको यूज कर सकता है, ठीक है। सीमित एक्सेस होता है, केवल कुछ लोगों तक ही ये होता है, किसी कंपनी या संस्था के कर्मचारियों तक ही होता है, ठीक है। फायरवॉल के द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है और इसके द्वारा फाइल्स है, मान लीजिए किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट्स है, दस्तावेज है, उसे साझा किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही कंपनी की घोषणाएं और सूचनाओं को इसके माध्यम से, यानी कुल मिला जुला कर क्या करते हैं, यह एक कंपनी में संचार का माध्यम है, ठीक है ना, संचार का माध्यम है। और इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है? ईमेल, चैट, फोरम जैसे टूल्स के जरिए आपसी संवाद संभव हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के लोगों को आपस में एक दूसरे के जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इंटरनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 52वां प्रश्न है वह है कि संदेशों को भेजने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ईमेल प्रोटोकॉल है। तो अभी हमने आपको बताया था कि संदेशों को भेजने के लिए जो ईमेल का प्रोटोकॉल है वह कौन सा है? तो वह है SMTP, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि SMTP का यूज क्या होता है? संदेशों को भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए SMTP का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखिए। लगातार जो है इसको रटते रहेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। आज का हमारा 53वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक घटक नहीं है? आपको बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें क्या आवश्यक नहीं। तो माइक्रोफोन आवश्यक है, बिल्कुल सही है। डिस्प्ले डिवाइस भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वीडियो कैमरा होना चाहिए, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होगी, बिल्कुल सही है। टेलीफोन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेलीफोन की आवश्यकता नहीं है, यह
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। टेलीफोन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेलीफोन की आवश्यकता नहीं, डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 54वां प्रश्न है, डॉक नेट किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसे याद रखिएगा, यह जरूर पूछा जाएगा, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डार्क नेट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है ई एग्रीकल्चर से, ऑप्शन बी है ई बिजनेस से, ऑप्शन सी है ई कॉमर्स से और ऑप्शन डी है ई लॉजिस्टिक्स से। तो बताइए कि डार्क नेट का जो संबंध है वो किससे है? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि डार्क नेट का फुल फॉर्म क्या है। तो डार्क नेट का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन नेटवर्क एंड एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन नेटवर्क, ठीक है। यह है डॉक नेट का फुल फॉर्म। अब आप समझ गए होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन नेटवर्क, ठीक है ना। तो आप समझ गए किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। डार्क नेट का संबंध किससे है? यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है और यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन द्वारा शुरू की गई एक इंफॉर्मेशन आधारित, मतलब आईटी सेक्टर, आईटी आधारित जो है, आईटी बेस्ड परियोजना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन नेटवर्क, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। 55वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 55वां प्रश्न है वह है, हैकिंग से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि हैकिंग आखिर क्या होती है। तो ऑप्शन ए है सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है सर्चिंग और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी है इन ए और बी दोनों। तो बताइए कि वास्तव में हैकिंग क्या है? तो हैकिंग का मतलब क्या होता है बताइए? हैकिंग का मतलब है इनमें से कोई नहीं, डी सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हैकिंग इनमें से कोई नहीं, तो हैकिंग का अर्थ क्या होता है? देखिए, हैकिंग हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हैकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति बिना आपसे सहमति के आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और आपकी गोपनीय डाटा और जानकारी को चुराता है, हस्तक्षेप करता है, उसे कहते हैं हैकिंग, ठीक है। तो सिक्योरिटी हैकिंग में नहीं आती है, सर्चिंग भी हैकिंग में नहीं आती है, ठीक है ना। तो बाकी इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया। तो हैकिंग इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 56वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए है साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन बी है आर्कुट, ऑप्शन सी है अल्टा विस्टा और ऑप्शन डी है गूगल। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, साइंस डायरेक्ट क्या है? सर्च इंजन है। आर्कुट सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आर्कुट इसमें से सर्च इंजन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर्कुट है क्या? तो यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, ठीक है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट, आर्कुट क्या थी? सोशल नेटवर्किंग साइट थी, ठीक है ना। अभी इसके बारे में बताते हैं। अल्टा विस्टा क्या है? यह भी सर्च इंजन है और गूगल भी सर्च इंजन है। अब देखिए, आर्कुट जो थी यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी और इसे लॉन्च किसने किया था? गूगल ने लॉन्च किया था, ठीक है। और कब लॉन्च किया था? तो 2004 में गूगल ने इसे लॉन्च किया था। और यह जब लॉन्च हुई थी ना, तो भारत और ब्राजील में इसके बहुत से सारे जो है सोशल मीडिया यूजर थे, ठीक है ना। सबसे ये कहाँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी? तो यह ब्राजील में लोकप्रिय थी और भारत में लोकप्रिय थी, आर्कुट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, यह सर्च इंजन नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट थी, याद रखिएगा। गूगल द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया था। 57वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 57वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? आपको बताना है प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन बी है जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन सी है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से और ऑप्शन डी है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट लून है इसका जो संबंध है वह है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट लून का जो संबंध है वह बेतार संचार प्रौद्योगिकी से है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जानते हैं कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट इंक। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट इंक के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अल्फाबेट इंक से जुड़ी हुई एक कंपनी थी जिसे कहते हैं गूगल, जिसे एक्स कहते थे या इसे गूगल एक्स कहते थे, ठीक है ना। गूगल एक्स कहते थे, इस नाम से जानते थे। इस कंपनी ने एक प्लान बनाया और इसका जो प्लान था वो यह था कि जो दुनिया के दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अभी तक मोबाइल टावर तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन क्षेत्रों में आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ऐसे क्षेत्रों में जहां पे अभी तक मोबाइल टावर कायदे से नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस कंपनी ने प्रोजेक्ट लून लॉन्च किया। अब इसमें क्या होता था कि ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाता था जहां पर अभी इंटरनेट सुविधाएं उचित रूप से नहीं पहुंच पाई हैं, जहां फाइबर केबल नहीं पहुंचा है, जहां मोबाइल टावर तक नहीं पहुंचा है। तो वहां क्या किया जाता है? हीलियम से भरे बड़े बड़े गुब्बारे, ठीक है ना।
किससे? हीलियम से भरे, आपने सुना होगा क्योंकि आप लोग बौद्धिक लोग हैं, ठीक है। हीलियम से भरे भरे जो है बड़े बड़े गुब्बारे क्या किए जाते थे, उधर लॉन्च कर दिए जाते थे और इसके जरिए इंटरनेट सिग्नल प्रसारित किए जाते थे, ठीक है। और ये जो गुब्बारे होते थे वह लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते थे। कितने? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहां से उस संबंधित क्षेत्र में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता था, ठीक है। तो यह था प्रोजेक्ट लून। और देखिए इसका जो है बहुत जबरदस्त वो भी हुआ था। देखिए एक तो इसके जरिए 4G नेटवर्क उपलब्ध कराया जाता था, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या हुआ कि इसका परीक्षण कई क्षेत्रों में हुआ, जैसे न्यूजीलैंड में इसका परीक्षण किया गया, ठीक है। और उसके बाद केन्या में इसका परीक्षण किया गया, जो ऐसी जगहें थी, ठीक है। प्यूर्टोरिको में इसका परीक्षण किया गया, लेकिन हालांकि जो है व्यावसायिक रूप से टिकाऊ न होने के कारण इस परियोजना को अल्फाबेट ने बंद कर दिया। कब बंद किया? 2021 में, जनवरी 2021 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट लून को, मतलब गुब्बारे के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने का, जो इंटरनेट की सुविधा जो उपलब्ध कराने का जो प्रयास था गूगल का, उसे बंद कर दिया गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लून का जो संबंध है वह बेतार संचार प्रौद्योगिकी से है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 58वां प्रश्न है वह है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। आपको बताना है कि इसमें से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए आप जानते हैं TCP/IP जो होता है यही इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। आप इसके बारे में कायदे से जानते हैं, TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 59वां प्रश्न है, क्लिक जैकिंग क्या है। आपको बताना है कि क्लिक जैकिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मॉडल है, ऑप्शन बी है 1 बिट सेकंड में डाटा भेजने और प्राप्त करने का एक साधन है, तीसरा है वेब यूजर्स को गोपनीय जानकारी देने के लिए बहलाने की एक तकनीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्लिक जैकिंग जो है वह है वेब यूजर्स को गोपनीय जानकारी देने के लिए बहलाने की एक तकनीक है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, क्लिक जैकिंग क्या है? वेब यूजर्स को गोपनीय जानकारी देने के लिए बहलाने की एक तकनीक है। जैसे आपको कोई जानकारी दी गई कि आपने 1 करोड़ रुपए जीता है, 1 CR जीत लिया है, और इसके लिए जो है आपको क्या करना है, खाली आपका पैन नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, और मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको आप एक्सेप्ट करिए, फिर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। मतलब विभिन्न तरीकों से जो है आपको बहलाया जाता है, इसे ही कहते हैं क्लिक जैकिंग, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। 60वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है। आपको बताना है कि वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है, और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए कि वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो यह सेव किया जाता है HTML पेज फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा HTML का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए वेब पेज को किया जाता है सेव HTML में। अब HTML का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो लिंक के जरिए अन्य पेजों या दस्तावेजों से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो यह क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है एक ऐसा पेज जो है, एक ऐसा टेक्स्ट जो लिंक के जरिए, ठीक है, लिंक के जरिए अन्य पेजों से जुड़ा होता है, ठीक है, अन्य पेजों से जुड़ा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। अब दूसरा जो पोर्शन है वह है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग वेब पेज की संरचना तय करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग क्या किया जाता है? वेब पेज की संरचना या स्ट्रक्चर तय करने के लिए किया जाता है। जैसे वेब पेज में क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, हेडिंग रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, साथ ही इसमें इमेज भी आप डाल सकते हैं और लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो इसे इसीलिए मिलाकर, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML कहते हैं, ठीक है। और वेब पेज को इसी फॉर्मेट में सेव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा 61वां प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का अर्थ आपको बताना है कि इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट से क्या मतलब है। तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, इंटरनेट से संबंधित शब्द जो होस्ट है उसका अर्थ क्या होता है कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 62वां प्रश्न है वह है कि ईमेल सेवा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी, ठीक है। ईमेल सेवा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि हॉटमेल, जो सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल की शुरुआत की थी उसका नाम क्या था? हॉटमेल था। और यही ईमेल सेवा की सबसे पहले शुरुआत है, और यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईमेल सेवा की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वह किसने की थी? हॉटमेल ने की थी। तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 63वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए है इनबॉक्स है, ऑप्शन बी है आउटबॉक्स है, ऑप्शन सी है रिसीवर है, और ऑप्शन डी है पावर पॉइंट। तो बताइए कि इनमें से कौन ईमेल से संबंधित नहीं है। तो देखिए इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स भी होता है, रिसीवर भी होता है, सेंडर भी होता है, लेकिन पावर पॉइंट नहीं होता है।
ठीक है ना। तो इनमें से ईमेल से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 64वां प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है। आपको बताना है कि ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन ए है प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद डाक का पता होता है। ऑप्शन बी है डोमेन नाम होता है या उसके प्रयोक्ता का नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है प्रयोक्ता का नाम होता है और उसके बाद डोमेन नाम होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रयोक्ता का नाम होता है और उसके बाद डोमेन नाम होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 65वां प्रश्न है। अब देखिए 65वां प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस याद करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ईमेल एड्रेस को याद करने के लिए एड्रेस बुक का यूज किया जाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। आज का 66वां प्रश्न है। देखिए इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ई कॉमर्स, ऑप्शन बी है ई ट्रेडिंग, ऑप्शन सी है ई सेलिंग एंड बाइंग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार को ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 67वां प्रश्न है वह है कि ईमेल सेवा के संदर्भ में पीओपी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का, और जबकि ईमेल को रिसीव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पीओपी का मतलब क्या होता है, पीओपी का यूज किया जाता है, तो इसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईमेल सेवा के संदर्भ में जो पीओपी होता है उसे क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है वह है कि संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल सुरक्षा करता है। फायरवॉल का क्या काम होता है संचार नेटवर्क प्रणाली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है फायरवॉल के बारे में। तो देखिए अनाधिकृत आक्रमण से फायरवॉल सुरक्षा करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कोई साइबर अटैक होता है तो उससे हमारी सुरक्षा कौन करता है, फायरवॉल करता है। तो संचार नेटवर्क प्रणाली में जो फायरवॉल का काम है वह अनाधिकृत आक्रमण से सुरक्षा करना है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। आपको बताना है कि जो इंटरनेट सिस्टम है वह किस टेक्निक का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है रिंग, ऑप्शन सी है ट्री, और ऑप्शन डी है बस। तो देखिए इंटरनेट जो सिस्टम है वह ट्री तकनीक का प्रयोग करता है। आप इसको रट लीजिएगा, कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में बहुत रोचक तरीके से बताएंगे ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी आप इसे रट लीजिएगा कि इंटरनेट जो सिस्टम है वह किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो ट्री तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, तो 69 का सी सही है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 70वां प्रश्न है वह है कि किसी एब्यूजर द्वारा एक निश्चित पते पर बार बार एक ही ईमेल भेजना कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लगातार एक ही मेल जो है बार बार एक ही पते पर भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ईमेल बॉम्बिंग किसे कहते हैं कि किसी एब्यूजर द्वारा एक निश्चित पते पर बार बार एक ही मेल भेजना, उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला देख लीजिएगा, 71वां प्रश्न है ब्लॉग। आप जानते हैं कि ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। ठीक है ना, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, ब्लॉग शब्द का निर्माण किससे हुआ है, तो यह दो शब्दों का संयोजन है और इसे कहते हैं वेब प्लस लॉग। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट है। वेब प्लस लॉग इसे कहते हैं ब्लॉग। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेब प्लस लॉग इसे क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं, और यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 72वां प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि भारत का जो पहला कंप्यूटर था वह कहाँ स्थापित किया गया था। तो वह स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, इस संबंध में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत का जो पहला कंप्यूटर था वह स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है ना, और यह कब स्थापित किया गया था, तो 1955 में। ठीक है ना, इसे कब स्थापित किया गया था, 1955 में स्थापित किया गया था। और यह आया कहां से था, भारत में तो बना नहीं था, तो यह आया कहां से था, तो इसे ब्रिटेन से आयात किया गया था। ठीक है ना, ब्रिटेन से इसे आयात किया गया था, और इस कंप्यूटर का जो नाम था वह क्या था, उसका नाम था HEC2M, इसे शॉर्ट में याद रखिएगा, HEC2M। इसे होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M कहते थे। ठीक है ना, आप HEC2M याद रखिएगा, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M। ठीक है, तो इसे ब्रिटेन से आयात किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में बना जो पहला कंप्यूटर था वह कौन सा था, तो देखिए भारत का स्वदेशी कंप्यूटर
स्वदेशी कंप्यूटर जो भारत में बना था, ठीक है। स्वदेशी कंप्यूटर या जो भारत में निर्मित, आप ऐसे कर सकते हैं कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर यह कौन सा था, यह जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था उसे कहते हैं TIFRAC, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, यह उस समय बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। यह जो है भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, TIFRAC था, ठीक है ना, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यह टाटा इंस्टीट्यूट ने ही बनाया था। और यह जो है मुंबई में स्थित है, आप जानते हैं TIFR कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। और मुंबई में इसे 1960 के आसपास विकसित किया गया था, कब, 1960 में, ठीक है ना। तो जब भारत में पहला कंप्यूटर लगाया गया था तब भारत में कंप्यूटर का विकास ही नहीं हुआ था, तो पहला कंप्यूटर 1955 में ब्रिटेन से मंगा करके कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। लेकिन भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर है वो यही है, TIFRAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। और इसका विकास जो हुआ वो मुंबई में हुआ और वर्ष जो है लगभग 1960 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 73वां प्रश्न है, वह है कि लैपटॉप और पाम टॉप का जो निर्माण है वह किस पीढ़ी में हुआ। आपको बताना है कि लैपटॉप और पाम टॉप का जो निर्माण है वो किस पीढ़ी में हुआ है, तो वह हुआ है चौथी पीढ़ी में, ध्यान रखेंगे। लैपटॉप और पाम टॉप का जो निर्माण है वह चौथी पीढ़ी में हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो कंप्यूटरों का विकास है वह वर्तमान में 5 पीढ़ियों में बंटा हुआ है। कौन सी पीढ़ी है, 5 पीढ़ियों में कंप्यूटरों का विकास बटा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पहली पीढ़ी थी इसमें देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आगे इसके बारे में जानेंगे 5 पीढ़ियों के बारे में हम, ठीक है। अब देखिए प्रथम पीढ़ी, यह पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी की जो प्रमुख तकनीक थी वह क्या थी, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, किसका, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और यह क्या होते थे, यह आकार में बड़े होते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आकार में बहुत बड़े होते थे और यह बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे। यह धीमे भी होते थे और महंगे भी होते थे, साथ ही जो है यह मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग करते थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है ना। किसका मुख्य टेक्निक इनकी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे और मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है द्वितीय, अब देखिए जो इनका काल था वह 1940 से लेकर के 1956 के बीच माना जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो कार्यकाल था वह कितना था, 40 से 56 के बीच में, ठीक है। अब आ जाता है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है, अब देखिए एनियक और यूनिवैक जो है वह प्रथम पीढ़ी में आता है, ठीक है ना। द्वितीय पीढ़ी 1956 से लेकर के 1963 के बीच में चलती है, ठीक है ना, 1956 से 1963 तक द्वितीय पीढ़ी चलती है, सेकंड जनरेशन। और इसका जो प्रमुख तकनीक था वह था ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था उस समय था द्वितीय पीढ़ी तक। अब इसमें क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब से छोटे और तेज होते थे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कम बिजली की खपत होती थी, इसकी उच्च विश्वसनीयता थी और मशीन लैंग्वेज के अलावा असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। कहाँ से होती है, द्वितीय पीढ़ी से असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं तृतीय पीढ़ी की तरफ। तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसकी शुरुआत 1964 से 1971 के बीच इसका मतलब पूरा जनरेशन है, 64 से 1971 तक, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता था कि इसमें आईसी चिप का विकास हो गया है, ठीक है, आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हो गया। अब एक चिप में कई ट्रांजिस्टर लग जाते, ये जो ट्रांजिस्टर पहले लगे थे ना, एक ही जो आईसी चिप होती थी इस पे कई ट्रांजिस्टर लग जाते थे, ठीक है ना, कई ट्रांजिस्टर लग जाते थे। अब इससे क्या हुआ कि इससे थोड़ा सा आकार में और परिवर्तन आया, आकार में कमी हुई, लागत में कमी हुई, गति और दक्षता में वृद्धि हुई। और ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ इसी समय, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसी समय IBM 360 सीरीज आती है और PDP-8 आती है, तमाम चीजें आती हैं। फिर आ जाता है कंप्यूटर का चौथा पीढ़ी, ठीक है। चौथी पीढ़ी कब से कब मानी जाती है, तो 1971 से लेकर के अभी तक, 1971 से अभी तक चौथी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो सभी घटक हैं वो एक ही चिप में आ गए, क्यों, क्योंकि इस समय क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया, किसका विकास हो गया, माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया इस समय। इसलिए अब क्या हो गया, अब जितने कंप्यूटर के घटक हैं सब एक ही चिप में, मतलब आप ये कहिए एक चिप पर सभी घटक
आप बताइए, जब एक ही चिप पे सभी घटक आ जाएंगे तो साइज कितनी छोटी हो जाएगी। और इसी समय चौथी पीढ़ी में ही पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास होता है। ठीक है, चौथी पीढ़ी में क्या होता है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है, जीयूआई आता है। इसी समय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास होता है। ठीक है, और इसी समय नेटवर्किंग और इंटरनेट की शुरुआत होती है। ठीक है, चौथी पीढ़ी में नेटवर्किंग और इंटरनेट की शुरुआत होती है चौथी पीढ़ी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत होती है। अब देखिए, इसके समय में जो महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर थे वह कौन थे। सबसे पहले आया था इंटेल। इंटेल का 4004, यह जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर से युक्त जो कंप्यूटर था वह यही था, इंटेल 404। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आईबीएम का पीसी आया, फिर एप्पल का आया, एप्पल का मैकिन्टोश आया। ठीक है, मैकिन्टोश, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं एक और जो पांचवी पीढ़ी अभी आने वाली है उसकी बात कर लेते हैं, और उसकी दस्तक तो हो गई है, आपको एहसास भी हो गया होगा। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंप्यूटर आएंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग, एमएल, मशीन लर्निंग और नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल जो है क्या है, मोबाइल को जितना छोटा होता जा रहा है उतना छोटा करते जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं सभी देते जा रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पांचवी पीढ़ी की दस्तक आपको पता चल गई होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय आप जानते ही हैं, और मशीन लर्निंग और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज पांचवी पीढ़ी में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 74वां प्रश्न है वह है कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी। तो आपको ध्यान होगा, डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर माउस की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था, डगलस एंजेलबर्ट ने। ठीक है ना, अब देखिए, डगलस एंजेलबर्ट ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है ना, और इन्होंने 1964, 1964 याद रखिएगा, 1964 में इन्होंने और इनकी टीम ने पहला माउस बनाया था। और उस समय यह जो माउस था यह किसका बना था, लकड़ी का। ध्यान रखिएगा, यह कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहले माउस का जो निर्माण हुआ था वो किस धातु का हुआ था, तो वह लकड़ी का हुआ था, कोई धातु नहीं थी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण लकड़ी का हुआ था और इसमें दो धातु के पहिए लगे थे, ये बात सही है। ठीक है ना, तो डगलस एंजलबर्ट अमेरिका के निवासी। ठीक है ना, 1964 में इन्होंने इसकी खोज की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पहला माउस जो बनाया गया था वह पहला माउस था लकड़ी का बना हुआ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 74 का सी नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 75वां प्रश्न है वह है कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 76वां प्रश्न है वह है कि एंड्रॉइड क्या है। आपको बताना है कि आखिर एंड्रॉइड क्या है। तो एंड्रॉइड है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इस बात को ध्यान रखिएगा, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसका जो प्रयोग है यह मोबाइल में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एंड्रॉइड का जो विकास है वो किसने किया है। तो एंड्रॉइड का विकास किया है गूगल ने। ठीक है ना, और इसका जो मुख्यतः विकास किया गया है वह किसके लिए, स्मार्टफोन के लिए। ठीक है, स्मार्टफोन व टैबलेट के लिए इसका विकास किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और खासकर इसमें भी एक और खास बात है कि इसका मुख्यतः विकास किया गया है टच स्क्रीन डिवाइस के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, टच स्क्रीन डिवाइस के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो जो आप मोबाइल फोन चलाते हैं उसमें ज्यादातर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ऑप्शन सही है। 77वां प्रश्न है, देखिए इंटरनेट पर अपने पसंद की सूचना की खोज में एक पेज से दूसरे पेज पर जाना क्या कहलाता है। तो देखिए, इंटरनेट पर जब आप अपने पसंद की सूचना की खोज करते हैं और लगातार एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो उसे कहते हैं सर्फिंग। ठीक है ना, इसे इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं, जिसे आप अपनी पसंद की सूचना के लिए अपनी पसंद की सूचना की खोज में एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। तो देखिए, इसका बी ऑप्शन सही था। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 77 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आईसीटी के, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। आपने पूरी वीडियो देखी, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए ईंधन का काम करता है। ठीक है ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, और हाँ, जितनी चीजें बची हुई हैं उसकी जल्द ही आप सबको वीडियो मिलने वाली है। आप बिल्कुल धैर्य न खोइए, लगातार पढ़ते रहिए, और जितनी वीडियो अभी तक हमने हायर के लिए डाली है सारी वीडियो
वीडियो देख डालिए, सब आपके सिलेबस के हिसाब से है, बहुत उपयोगी है। आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके जीएस का जो हिसाब है ना वो बहुत मेंटेन हो जाएगा, आप फाइनली सिलेक्शन लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।